बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के नियाज़ी के साथ में खुशामदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया गाज़ सिद्दाक़ खान न्याज़ी साहब। नाज़रीन, एक महदूद मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 684 बिलियन का जो है वो खसारा रहा है FBR का, जो कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सका। 1500 अरब से ज़ायद का टैक्स जमा करना है और 860 अरब इजाफी टैक्स लगाने का भी इम्कान है। ये डेटा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि IMF का वफद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। एक आम बंदा पे ये सवाल कर रहा है कि एक्सटर्नली खारजा उमूर पे पाकिस्तान का किरदार बड़ा नुमाया वाज़े रहा है, लेकिन दाखिली सतह के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और एक आम बंदे की इनकम किस तरह बेहतर की जा सकती है। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसीली इस पे डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। दूसरी बड़ी अहम बात और वो ये है कि 28वीं तरमीम 18वीं तरमीम जब मंजूर हुई तो उस वक्त किसका क्या इंटरेस्ट था, आज 28वीं तरमीम मंजूर हो रही है, किसका क्या इंटरेस्ट है। कौन चाहता है कि 28वीं तरमीम मंजूर हो और कौन चाहता है कि 28वीं तरमीम मंजूर ना हो। कौन सी दो बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं कि 28वीं तरमीम को मंजूर ना किया जाए। इन दोनों मौजूआत पर तफसीलन बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के नियाज़ी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार सिद्दाक़ खान न्याज़ी साहब। न्याज़ी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ पॉलिटिशियन है मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब। खुर्रम साहब, प्रोग्राम में वेलकम। जी न्याज़ी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं खुश आमदीद कहता हूँ मेजर साहब को। अल्लाह इज़्ज़त दे आपको सर। और हमारे इलाके के हैं और रोकड़ी बड़ा मशहूर शहर है, तो मैं स्टार्ट इससे लूँगा क्योंकि प्रोग्राम से पहले जब इनसे बात हुई तो ये ईरान के इशू को देख रहे थे, तो मैं स्टार्ट इससे लूँगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुज़ार सैयद आसिम मुनीर को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मार्का हक़ का मामला, जिस तरह मार्का हक़ में फ़तह की और फिर उसके बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान को जिस तरह दहशतगर्दी का जवाब दिया, फिर उन्होंने ईरान और अमेरिका के मामलात में आसूदगी पैदा की, तो इस पे तो हम उनको सलाम पेश करते हैं सब चीज़ों पे। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था मेजर साहब को कि इंटरनल मामलात ठीक नहीं हैं, बैरूनी मामलात बहुत ख़राब हैं और लोग पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान में लाने की बजाय चाइना भेजने लग गए हैं। जो मेरी इतलाहात हैं वो ये हैं कि दुबई में लोग उनको ज़्यादातर पैसा पाकिस्तान का दुबई में गया हुआ है। जरदारी साहब भी दुबई में घर था, उनका घर है, तो और भी सारे दुबई में हैं। तो वो जो है हमने ये अर्ज़ किया था, गुजारिश की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और आज भी कर रहे हैं कि बाहर का पैसा पाकिस्तान में आना चाहिए और उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए और उनको सहूलतें देनी चाहिए ताकि वो पैसा लाएं और दलेरी से लाएं। वो अभी तक डरे हुए हैं, कुछ टैक्स के प्रॉब्लम है, कुछ IMF की खुशनुदी है, कुछ मामलात जेब के पैसे लेने की है, कुछ चीज़ें देखें ना। ये मेजर साहब तो इमरान खान के साथी थे ना, जब जेब गर्म होती थी गुगी की गुगी की गर्म होती थी जेब, तो ये उनके साथी थे। जब वो लिया बनी गाला में 250-300 कनाल ली थी, तो ये उस वक़्त मौजूद थे। इनको भी कुछ फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कोई नहीं मिला। तो वो जो है ना मामलात तो बाहर के तो अल्लाह करे हल हों, ईरान अमेरिका के आसूदगी जा रही है, तो वो भी को अभी इतने आसानी नहीं लग रही कि आसानी से हल हों। लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल मामलात तवज्जो तलब हैं, बहुत तवज्जो तलब हैं, और इसीलिए लोग बाद औक़ात परेशान होकर कहते हैं कि जी फील्ड मार्शल हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुज़ार को चाहिए कि वो सदारत का रुतबा हासिल करे। अच्छा। और 28वीं तरमीम में सदारती निज़ाम की बुनियाद डाले, मकसूद से सदारती निज़ाम का वो हो जाए। ये नॉर्मली जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं।
तो अब मेजर साहब से हम पूरी बात सुनते हैं कि मैं पता नहीं ये ठीक बातें हैं गलत बातें हैं। देखिए सर, इंटरनल मामला जो है ना, और आपने कहा कि पैसा पाकिस्तान में लोग लगाएं, क्यों लगाएं? आखिर कोई बंदा भी जो पैसा लगाता है वो उसका रिटर्न चाहेगा ना। मैं नहीं, पाकिस्तान में पैसा भेजें जी, वो तो आ रहा है। देखिए पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेज हैं, नहीं आ रहा सर, रेमिटेंसेज जो तबका भेजते हैं वो तो आ रहा है, नहीं आ रहा। असल चीज ये है कि जो पाकिस्तान का पैसा लग के, यानी मिसाल है स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगना चाहिए, वो खत्म। मैं कराची में आज से कुछ 5 साल पहले एक दोस्त के पास बैठा था। उसने कहा जी मैंने जाके प्रॉपर्टी खरीदी है दुबई में, आपने जो तस्करा किया। मैंने कहा क्यों? कहते मैंने अपार्टमेंट यहाँ पे था, वो मैंने बेच के वहाँ लिया है, यहाँ पे किराया इतना है, वहाँ पे किराया इतना है। अब मुझे बताएं कि लोग जहाँ सिक्योर होंगे वहाँ जाएंगे ना। अब हमारे पास स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, अब दुबई में सिक्योर नहीं है। अब मैं उस वक्त की बात करूँ, हमारे पास सिक्योरिटी तब आएगी, हमने मलिक रियाज पैदा किए हैं, छोटे मलिक रियाज, बड़े मलिक रियाज, दरमियाने साइज के मलिक रियाज। इंडिया ने एडवानी पैदा किया, इंडिया ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा किए। अगर पैसा लेने वाले होते तो ये बोल सकते थे। कौन बोल सकता है उसके खिलाफ जिन्होंने पैसा लिया हुआ है? दूसरा, ऑनेस्ट पैसा तो सारों ने लिया हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, ऑनेस्ट कौन सा आदमी है जिसने पैसा नहीं लिया? किस चीज के अंदर? जो लीडर हैं, लीडरों में यही कह रहा हूँ ना, तो किस लिए नहीं बोलते ना? देखिए यहाँ पर कोई जरूरत तो नहीं है आप, मैं अगर ऑनेस्ट हूँ, मैं अगर काम जानता हूँ, मुझे अगर केपेबल हूँ, तो इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे? को मेरे लिए तमगा तो नहीं है। ये तमगा इन चीजों पे इस मुल्क के अंदर नहीं मिलते। आपने जो बात की मैं उसको स्ट्रेट अवे उस जवाब पे आऊंगा। जब देखिए कॉन्सेप्ट, जब तक पावर सेक्टर, ऑयल प्राइसेस आप नीचे लेके नहीं आते, कोई यहां पर किस लिए सरमायाकारी करेगा? कैसे सरमायाकारी करेगा? रियल स्टेट का काम भी खत्म कर दिया है। तो रियल स्टेट ये तो बर्बाद किया इस मुल्क को। मैं एक गुजरांवाले का एक बंदा मुझे मिला लाहौर बहुत अरसा पहले, मुझे किसी दोस्त ने कहा, मैं उस वक्त वैसे बहुत सही कर रहा है। रियल स्टेट के अंदर जिसके अच्छे खासे कारोबार करने वाले लोगों ने कारोबार छोड़े और जाके प्लॉटों में घुस गए। बड़े बड़े शानदार रुतबों से रिटायर्ड होने वाले लोग, बड़े बड़े तमाम तराजू वालों से लेके, नाम नहीं लेते आप, ले रहा हूँ, तमाम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग को जजों से लेके, जर्नलों से लेके, बड़े बड़े सहाफियों से लेके, बड़े बड़े सियासतदानों तक उसने नौकर रख लिए। मुल्क तो उसी दिन खत्म हो गया, मुल्क को उसी दिन खत्म हो गया। यानी हमने क्या दिया मुल्क को? मलिक रियाज दिए, मलिक रियाज दरमियाने, मलिक रियाज छोटे दिए। हम आते हैं अभी आगे की जो चीज जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, हमारी जो एक हुस्न ज़न है वो अभी तक कायम है कि अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल को बहुत बड़ा चांस दे दिया। बहुत बड़ा चांस, बड़ा ये जो कामयाबियां आप समेट चुके हैं दुनिया में, या आप पहले, आपकी और मेरी जिंदगी में हमने इस लेवल पे नहीं आए थे कि सदर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, जिससे सारी दुनिया डरती है कि हमारे बारे में पता नहीं क्या कह देगा, हर हफ्ते में 2 दफा पाकिस्तान का नाम वो लेता है, सलूट करता है, पाकिस्तान को अच्छा कहता है। पूरी दुनिया में। अच्छा, उसका इफेक्ट जाता है जब प्रेसिडेंट ट्रंप आपको अच्छा कह रहे हैं, दुनिया तो अच्छा कहेगी। तो फिर आप कहते हैं आपकी मर्जी है कि सदर वो बन जाए? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आपको, जो अवाम को कोई कंसर्न नहीं है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त, क्या कुछ कर रहे हैं लोग। अवाम का कंसर्न है महंगाई खत्म हो, अवाम का कंसर्न है इंसाफ मिले। मैं आपकी बात को खत्म करता हूँ, अवाम का कंसर्न है मुल्क ठीक हो। मैं उस वक्त का, जब ये हुआ ना, ये सारी चीज चली गई, इलेक्शन आए तो इंटर्म सेटअप था, हम तो सख्त भी कायल थे कि एक कड़ा एहतसाब कबल अज इंतखाब, आप एक बहुत सॉलिड इंटर्म सेटअप, फिर लफ्ज पे गौर कीजिएगा, सॉलिड, ऑनेस्ट और अच्छा इंटर्म सेटअप, चाहे 3 साल चलाते, मुल्क को एक दफा साफ करके आप आगे बढ़े। मुल्क साफ नहीं है, डीप सर्जरी की जरूरत है। कौन साफ कर सकता है? जरदारी साहब कर देंगे, फील्ड मार्शल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होना। फील्ड मार्शल कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं इस होना। बात को तायद करते हैं मेरी बात? इस तरीके, ये मैं आपकी तायद करता हूँ, लेकिन जो चीजें चल रही हैं ऐसे नहीं होना। लेकिन ऐसा बात तो कहते हैं करप्शन साहब, आप सुन रहे हैं बातें ना, लाइन पे सर कमल दिलशाद साहब बड़ी अच्छी बातें सुन रहा हूँ। मलिक रियाज के हवाले से बातें इन्होंने बड़ी, आप बड़े अरसे बाद पे आए हैं और वो बातें, मैं आपकी मर्जी की बातें करें हैं।
नहीं, मैं तो बड़ा, मुझे तो बड़ी खुशी की बात हुई कि आज मलक रियाज को एक्सपोज तो किया उन्होंने। मलक रियाज को तो कोई एक्सपोज करने वाला है ही नहीं। कि अब वक्त आ गया है नियाजी साहब कि जो बड़े बड़े जो माफिया ग्रुप के जो सरगना हैं उनको आवाम की कटहरे में पेश किया जाए, अदालत में नहीं। अदालतों पे ये लफ्ज़ अब तक वाला जो है ना, अब वक्त आ गया है। आप उस वक्त से कह रहे हैं जब मिनिस्टर थे, उस वक्त से कह रहे हैं जब इलेक्शन कमीशन में थे, तो आप ये अब तक वाला लफ्ज़ ख़त्म करें ना। हम तो कहते थे, शुरू से कह रहे हैं, आप तो हमारे बड़े फैन हैं, हम आपके बड़े फैन हैं। अब आपकी बात मैं बताता हूँ, छोटी सी बात करके हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने कि मलक रियाज ने पाकिस्तान की ज़रई ज़मीनों को जिस तरह नेस्त नाबूद किया है, सोसाइटियाँ बनाई हैं, जिस तरह से किया है, वो तो आपके सामने है। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात नजर ये आ रही है कि रेड वारंट गिरफ्तारी के जारी हो चुके हैं, 3 महीने हो गए हैं, और अभी तक किसी इदारे को इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो रेड वारंट पर अमल दरामद करवा लें। नहीं बैठे हुए आराम से वो। अब अगर पाकिस्तान में आ जाए तो उनसे पूछा जाए कि जनाब आपने 2013-14 में, 2013 बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का एक बहुत बड़ा महल बना के दिया, तो वो पूछा जाए कि आपने उस शख्सियत को तोहफे में दिया है। डॉन की खबर थी, डॉन के पास, डॉन में खबर छपी कि जनाब उसने एक शख्सियत को 50 करोड़ का घर बना के दिया। इसी तरह उन्होंने हर जगह उनके लिए दिए। ये सब पूछा जाएगा ना आपने। ठीक है, इमरान खान का वो एक केस चल गया अल कादर यूनिवर्सिटी का, वो भी बड़ा अहम सीरियस केस है, लेकिन इससे भी ज्यादा 3-4 और भी सीरियस केस। अगर मलक रियाज को आने दें तो तब ये सारी बातें खुलेगी। आज आपको नया प्रोग्राम जो है उसके मुताबिक हम बात कर लेते हैं। मलक रियाज आएगा? मलक रियाज को हमारी इतला के मुताबिक तो आएगा। मलक रियाज को तो उन्होंने रेड वारंट गिरफ्तार किए हुए हैं, उनको तो तलब करना पड़ेगा। तलब करेंगे, फिर सारे उसे पूछेंगे कि तुमने किन किन नहीं, सदर को हटाओगे तो तलब करेंगे ना। सदर के हटाने की खबर ये है, खबर तो नहीं कह सकते, हमारा तजिया ही है, वो ये है कि ये सदर जाएगा हमारी 18वीं अमेंडमेंट में जब अहम तरमीम करेंगे। 18वीं अमेंडमेंट की बहुत सी इसकी अंदर की शिकें जो हैं वो वफाक को दी जाएगी, तो उस पर मुमकिन है कि जरदारी साहब इस्तीफा दें कि मैं तो इसका बानी हूँ, पॉइनर हूँ, आर्किटेक्चर हूँ, तो मैं तो इसको छेड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। 28वीं सबसे बड़ी बात है हमारा शुरू से आपके 28वीं तरमीम 28वीं तरमीम में आएगा ना, ये 28वीं तरमीम ये आएगा कि आपका पहले तो ये होगा NFC अवार्ड जो है, NFC अवार्ड पे झगड़ा होगा। NFC अवार्ड जो की जो अहम शिकें हैं वो जाएगी वफाक को जाएगी। इसी तरह के सबसे बड़ा एक पाकिस्तान का महकमा है, महकमा सेहत। आप यकीन जाने न्याजी साहब, हमने पता किया है कि चारों सूबों में अरबों खरबों रुपया उसमें है महकमा सेहत में। वो वापस जाएगा वफाक को। इसी तरह महकमा तालीम वफाक को। इसी तरह एक और बड़ी बात यह है कि हमारा जो आइन का आर्टिकल 234 है वो इतना मुश्किल तरीन किया, अगर कोई सुबह ना फरमानी करें तो आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, आप गौर राजनाफिज नहीं कर सकते। इतना पेचीदा मामला है, उसको वहां से निकाल के वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दे रहे हैं, तक वहां से फैसला आ जाए कि गौर राजनाफिज कर दें, इमरजेंसी लगा दें। नहीं, इसमें आप इस बात के कायल हैं ना कि ये होना चाहिए, ये सेंट्रली कंट्रोल होनी चाहिए चीजें। हम तो चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत हो ना। ये जो आया था ना आपका 18वीं अमेंडमेंट, ये फेडरेशन कमजोर हुई है, इससे फेडरेशन मजबूत नहीं हुई। पैसा सारा चला गया सुबह में, और सुबह जो है वो 11-11 अरब के जहाज खरीद रहे हैं बगैर किसी ऑडिट के, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के। अच्छा, आपको भी याद है 11 अरब वाला जहाज? आपको भी पता है 11 अरब अमेंडमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मजे उठे। आप यकीन करेंगे न्याजी साहब कि 18वीं अमेंडमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या तनख्वाह थी? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। हमारे जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी थे, जज थे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, उनको तनख्वाह 5,000 रुपए। और अब कितनी है? काजी फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी 5,000 रुपए की तनख्वाह थी। और जब ये इनके हाथ में इख्तियार दे दिए जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के हाथ में 18वीं अमेंडमेंट के बाद, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, बीवी भी फ्री, बच्चे भी फ्री, गाड़ियां 5-5, 6-6, ये सारा क्या थी? पहले तो जो ऑडिट जो था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर थे ना। पहले तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो था ज्वाइंट सेक्रेटरी के अंडर थे ये। वो तो इसके बाद दूसरा काम ही पहले 10% होता था, फिर 20 हो गया, वो जो दूसरा होता है रिश्वत वाला, फिर अब 25 हो गया, 25 से अब 35 चला गया।
हाँ, ये बात होगी। ये सारा इनके तमाम जो इदारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो खुद मुख्तार हो गए जी। उन्होंने कहा जी हम तो अपनी खुद तनख्वाहें मुकर्रर करें। खुद इलेक्शन कमीशन में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो बता रहे थे कि जहाँ चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हूँ, मैं वहां तनख्वाह लेता हूँ, मैं आपका एक मेरे पास एक्टिंग चार्ज है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो मुझे तनख्वाह मिलती है कितनी, 500 रुपए। यानी 500 रुपए अलाउंस था जस्टिस काजी फारूक साहब का। इसी तरह ये 500 रुपए थे, और अब वो लाखों 15-15 लाख हमारे जो मेंबर बने हैं इलेक्शन कमीशन के, वो 15-15 लाख 20-20 लाख तनख्वाहें उनकी। इसके बाद मरात हैं, सारे मामले देखें। ये सारा क्या हुआ है, 18 अमेंडमेंट ने किया, तमाम आज़ाद कर दिए तमाम महकमे। इन हालात को देखते हुए जरूरी है कि हमारी जो फेडरेशन के जो करता धरते हैं, मुकदरा हल्के हैं या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो देख रही है, तो खुदा के वास्ते इनके सारे इख्तियारात को वापस तलब करें और उनको सही लाइन के ऊपर है। अब मैं बताता हूँ, आप मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं अपने प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं फेडरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट में 22 ग्रेड में, फेडरल गवर्नमेंट में मेरी तनख्वाह करनी थी 35,000 रुपए। जब मेरी रिटायरमेंट हुई मेरी तनख्वाह थी 55,000 रुपए। और आज क्या हालत है, मैं हैरान हूं कि मेरे स्टेटस के जो लोग हैं फेडरल सेक्रेटरी, 10 लाख 15 लाख 6 से 8 लाख पेंशन उनकी हैं। अब क्या हो गया, ये खुद अपनी मर्जी से इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा ली, अपनी सब मर्जी से सारा काम कर दिया। नहीं, आपके भी आने के इम्कानात हैं। ये हमारी तो मुराद कोई नहीं थी, हमारी क्या मुराद थी? नहीं, आप पंजाब में भी मिनिस्टर रहे ना, तो अभी भी आपके मुतालिक सोचा जा रहा है, हमने आजादी काम किया, आपके मुतालिक ही सोचा जा रहा है कि बड़े कानूनी आदमी है। नहीं, हमें तनख्वाह नहीं थी हमारी। मेरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरा भी दोस्त है, आपका भी दोस्त है, तो उसकी भी जरूरत है। अपने फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह लेते होंगे, लेकिन मतलब ये है कि वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस है फेडरल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के मुताबिक ग्रेड 22 ही है ना। तो ये सारे मामला को देखते हुए मतलब ये आ रहा, हम तो जो पंजाब गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट मिनिस्टर थे, वो ठीक कह रहे हैं। इंटरनल मामलात की अशद ज़रूरत है, तवज्जो की अशद ज़रूरत है। इस वक्त मार्का हक की वजह से ईरान अमेरिका के मामलात की आसूदगी लाने की वजह से अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी का प्रॉपर जवाब देने की इलामत से हमारा दुनिया में नाम है। अब हमारा जो इंटरनल मामला है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। एक तो आपकी बात ठीक है, महंगाई है, दूसरा और बड़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। यानी कि मैं इंटरनल हमारा लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो बाहर से पैसा पाकिस्तान लाएं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और पाकिस्तान में चाहे रियल स्टेट में करें, चाहे जिस चीज़ में करें, और पाकिस्तान से न डरें, और पाकिस्तानी ये न पूछें कि भाई जी नवाज शरीफ साहब ने लंदन क्यों इतने फ्लैट लिए, या जरदारी साहब ने इतने बड़े घर और प्लाजे क्यों बनाए, या नवाज शरीफ के बेटे ने क्यों किया, या गूगी जान ने क्या किया। तो ये चीज़ें ना हों। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन रोकड़ी साहब ने आपका जवाब नहीं दिया गोगी के ऊपर। इन्होंने कहा था मैं जवाब दूंगा। गूगी उस वक्त सरबराह तारीख इंसाफ थे। नहीं, गोगियाँ बहुत गोगी हैं। गोगी हर दौर में गोगियाँ निकलती हैं, हर दौर में, और इन्हीं गोगियों ने हर दौर की गोगियों नहीं, ये गूगी मशहूर है। एक गूगी गुजरांवाला वाली, मैं वही कह रहा हूँ कि हर दौर एक गूगी इमरान खान वाली मशहूर है। नहीं, और हर दौर की गोगी है। वो चला गया तो उसकी गोगी मशहूर है, ये जो है ये जाएंगे तो फिर को गोगी निकल आएगी। इस चीज से आपने जो बात नहीं, कोई गोगी नहीं निकलती, गोगे निकलते हैं। गोगे निकल आएंगे। आजकल एक पिंकी निकली हुई है, वो जो एक किसी नारकोटिक्स के केस में पकड़ी गई है। हाँ, वो भी मिनिस्टरों को ही नाम लेती है। वो उसकी वो कह रहे हैं कि उसके फोन लॉग से पता नहीं क्या कहते हैं। खुर्रम साहब तो वो कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती बयान दिलवा रहे हैं कि पता नहीं वो इमरान खान भी वो लेते थे पत्नी को। नहीं, तो वो तो इनको पता होगा। हाँ, तो ये पता कोकेन लेते थे और पता नहीं इस तरह की बात बयान दिया ना अदालत में उसने। पहले भी इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं घुसे कि ऐसे इल्जाम लगाए, ना मेरा इस तरह का ना मिजाज है। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि इस तरह के ऐप के ऊपर वैसे पर्दा डाला जाता है। हाँ, जो लोग उसको लेके आए उनसे पूछें कि ये लेता था कि नहीं लेता था। मैं तो लेके नहीं आया हूँ, हम तो पॉलिटिक्स कर रहे थे। अच्छा, मैं वापस आता हूँ कमर दिलशाद साहब वाली बात के ऊपर आता हूँ कि वफाक आपका कमजोर है। आपका वफाक 18th अमेंडमेंट के बाद, अब परसों तरसों एक डिस्कशन हम कर रहे थे कि यार जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी तो उस वक्त लोगों को क्यों नहीं एहसास हुआ कि इस अमेंडमेंट के बाद हमारे मुल्क का हाल क्या हो जाए। इंपॉर्टेंट, यस। क्यों नहीं हमने पूछा?
तो मैं फिर कहता हूं कि ये चॉइस इस वक्त आपको मुयस्सर है, आप इस वक्त मजबूत हैं, आप मुल्क के लिए कुछ कर जाएं, मुल्क के लिए करना पड़ेगा। टूरिज्म को देख लें, आप हेल्थ को देख लें, आप टैक्सेशन। मजबूत कौन है? हाँ जी, मजबूत कौन है? फील्ड मार्शल नहीं, अगर कोई आदमी इस वक्त कर सकता तो फील्ड मार्शल कर सकता है। ठीक बात। दूसरा, मजबूत इस वक्त कोई भी नहीं है, मजबूत सिस्टम कमजोर है। जब सिस्टम कमजोर होगा तो सिस्टम तब मजबूत हो सकते हैं ना तरमीम हो जाए तो। थैंक यू वेरी मच। सिस्टम इस कमजोर सिस्टम है, कंवरदिल साहब इस बात से एग्री करेंगे, कमजोर सिस्टम के अंदर जो आदमी जिस सीट पे बैठा है वो इनसिक्योर है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से उसको कोई मुल्क की परवाह नहीं है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, वो खुद अपने बच्चे और अपने खानदान की परवाह करता है। इनसिक्योरिटी है। आप जब तक अमेंडमेंट्स नहीं लाते, आप मुल्क के लिए बेहतर नहीं करते, आप टैक्सेशन के निज़ाम को ठीक नहीं करते, आप इस FBR के जो एक नहीं, वो जिस तरफ बता रहे थे वो वाकई ये को ना हेल्थ का डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा जो है ना, आपकी दवाइयां, आपको पता है कि दवाई जब महंगी हो जाए सूबाई तौर पे बड़ा ही जुल्म होता है, और कितनी बड़ी ज्यादती है जब दवाई एक नाजायज महंगी हो जाए, उसका इफेक्ट नीचे कितने तक जाता है। आप तालीम के महकमे को देख दें, बर्बाद हो गया, आपका हेल्थ बर्बाद हो गया, आपका प्रोविंशियल टैक्स कलेक्शन नहीं है, नहीं करते, आपके पास स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। आप हर प्रोविंस में 2-3 बंदों के पास सारी अथॉरिटी है। आप जब तक एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम को नीचे तक नहीं लेके जाते। अच्छा, ये जो बातें हम कर रहे हैं, क्या को हमें को अक्लमंद जो हम ये बातें कर रहे हैं, हर बंदे को पता है इस चीज का कि ये सर्वाइवल है हमारा, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं करें। तो तारीख इंसाफ किधर गई? हमारे साथ है तारीख इंसाफ? तारीख इंसाफ के मेरा एक दोस्त है, मैंने मुझे मिले, परसों हम इकट्ठे बैठे हुए। ये चलो बताएंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद कुरैशी साहब नई साहब लाइन पे हैं, CEO हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के। जावेद कुरैशी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद साहब ठीक है, ये हमारी बातें आपको पसंद आई हैं कि ये 28वीं तरमीम अच्छी है कि हो जाए ताकि फेडरल गवर्नमेंट के पास मामलात आ जाए? सर, मुझे सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है कि रिजल्ट्स आए। रिजल्ट तब आएगा ना कि वो मामला सीधे होंगे ना, कानून सीधा होगा तो, इख्तियारात बनेंगे तो। देखते हैं जी क्या होता है। पाकिस्तान के लिए अभी मौका अच्छा है, पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली तो बहुत है। जैसे भी आप कह लें जी, हमने बहुत अच्छा काम किया है, ये पीस फ्रंट पे हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, और अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इसका टोटल फायदा उठाएं। लेकिन इंटरनल आपके मामलात खराब हैं जी। इकोनॉमी की मैं बात करूंगा जी। इकोनॉमी लास्ट 2-3 साल से थोड़ी सी स्ट्रेस में रही है, क्योंकि हम स्टेबलाइजेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। वो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी नेसेसरी थी, लेकिन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी में फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स यही होते हैं जी कि ग्रोथ नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को परेशानी होती है, टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, और वो टैक्स जो है वो आप बराबर नहीं ले रहे हैं, एक ही उन्हीं लोगों से ले रहे हैं जो पहले ले रहे थे। तो वो एक जरा टफ पीरियड था, उसमें वो बातें नहीं हुई। वो अब करना पड़ता है जी। जब स्टेबलाइजेशन, आप 24 दफा IMF के पास गए हैं, तो IMF फिर आती है, सख्ती करती है, आपको ठीक करती है, उसमें टाइम लगता है, उसमें आपको परेशानी होती है। लेकिन अब टाइम आ गया जी कि अब आप स्टेबलाइजेशन को पीछे छोड़ें और आगे निकलें और ग्रोथ की तरफ जाएं, क्योंकि आप अगर ग्रो नहीं करेंगे तो आपको आज भी बड़े मसले होंगे और कल भी बहुत मसले होंगे। आपकी यंग पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, 25 करोड़ लोग हैं, और अगर आपकी इकोनॉमी 6-7-8% से हर साल ग्रो नहीं करेगी अगले 8-10 साल, तो आपको बहुत मुश्किलात होंगे। आपकी 2.5% तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो आप अगर 3% या 3.5% से ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी रियल ग्रोथ 1% है, जबकि रियल ग्रोथ जो है वो 4-5% तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं, और इसके लिए
अभी आई थिंक हम देख रहे हैं कि क्या अभी बजट क्या आता है, बजट में क्या बातें होती हैं, बजट में क्या ये करते हैं। थोड़ी बहुत बातें आ रही हैं कि जी इतनी फिस्कल स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं मिल रही, टैक्स और भी बढ़ाने हैं। तो ये थोड़ा देखने की बात है कि ये कैसे करेंगे, टैक्स और बढ़ाएंगे तो कैसे कैसे आगे जाएगा मामलात। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फॉरेन से लोग पैसे लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, हालात और मामलात और ऐसे पैदा किए जाएं ताकि उनको रिलैक्सेशन हो और वो लोग पैसा लाएं और जहां इन्वेस्टमेंट करें। किसमें करें? नहीं साहब, 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगेंगे। नहीं जी बिल्कुल, और ये आपने जो बात की है जी, ये बहुत जबरदस्त बात की, और मैं इसी चीज को लिंक करूंगा जो मैंने पहली बात की थी कि दुनिया में 2-3 चीजें हो रही हैं। अब देखें यूएई में काफी प्रेशर आ रहा है, वो हालांकि हमारे भाई हैं, लेकिन यूएई जो है वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में है। तो अब हमारे लिए एक मौका है कि पाकिस्तानी बिल्कुल मौका है। और इसके अब आप देखें जी, अगर आप यूके को भी फॉलो कर रहे हैं, यूके में जिस किस्म की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ बातें हो रही हैं, पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त बातें हो रही हैं। आपने देखा होगा सैटरडे को एक मार्च था, जो काफी खतरनाक किस्म के लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं मुसलमानों को। तो इंग्लैंड में भी आप देखेंगे, वहां आपकी बहुत एक्सपैट्रिएट्स हैं बेचारे, उनके साथ। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि IMF का वफद पाकिस्तान में है और हर एक बंदे का इंटरेस्ट है, जैसे हम इस प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं, काम बंदे का इंटरेस्ट है, तो उसकी तजावीज़ के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जी बजट तैयार हो रहा है, तो क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, रिफॉर्म्स क्या होंगी, गोल क्या होगा? देखें सर, आई थिंक 2-3 चीजें हैं जो हमें लग रही है। एक तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि बहुत ही रेडिकल बजट होगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हालात अभी भी बहुत सख्त हैं, और जो प्रेशर्स इकोनॉमी पे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट वॉर, स्पेशली थ्रू हायर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड गैस एंड दैट फिल्टरिंग इनटू इन्फ्लेशन, तो वो मुझे तो इतना नजर नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा आपकी ड्रामेटिक चेंजेस होंगी। और जिस किस्म की हम बातें कर रहे थे कि वो बहुत बड़े हमें टैक्स कट्स दें, वो मुझे नहीं लगता कि होगा। मुझे ये लगता है कि 2-3 चीजें जरूर होंगी। एक तो आई थिंक ये जो प्राइवेट इनकम टैक्स है, जो इंडिविजुअल्स पे लगता है, जो सैलरी लोगों पे लगता है, इस पे मुझे काफी यकीन है कि इस पे कुछ छूट मिलेगी, क्योंकि लोगों पे और प्रोफेशनल लोगों पे इन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी थी टैक्स की, और उस पे आई थिंक ये काफी सेंसिटिव हैं कि जी ये जो है ये इसकी वजह से लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं, उसकी वजह से लोग बहुत डिमोरलाइज होते हैं। हो सकता है कि वो जरूर हो। आई थिंक इंसेंटिव जरूर मिलेंगे, एक्सपोर्ट सेक्टर को थोड़ी इंसेंटिव्स ये देंगे और भी। लेकिन जो 2-4 चीजें जो हमने मांगी थी, जो हम बड़े कीन थे, एक सुपर टैक्स है फॉर एग्जांपल, हम चाह रहे थे कि सुपर टैक्स बिल्कुल हट जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इस बजट में इतनी आसानी से हो सकेगा। हमने इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड मांगा था कि इसको हटा दें। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक काफी हद तक बेहतर हो गया जी। वो हमने फिर इसके अलावा CVT मांगा था कि CVT हटा दें। तो ये मेरे ख्याल से हमें काफी इस पे होप है कि ये CVT हट जाए। और ये वही जो आपने बात की ना, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा बाहर के पाकिस्तानियों का कि वो पैसे बाहर से अगर लाएं भी या अगर बाहर भी रखें और पाकिस्तान वापस आ जाएं, तो उनपे वो टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। ये CVT था जी, ये बिल्कुल गलत टैक्स लग गया था 4 साल पहले। अच्छा खुर्रम नौकरी साहब, आपका चूंकि सियासी विजन भी है और अभी नई साहब आपसे सवाल पूछ रहे थे, आपने जवाबात भी दिए, लेकिन हमें थोड़ा सा ये बताइए कि 28वीं तरमीम के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का झगड़ा क्या है? देखिए, झगड़ा मेरे ख्याल में मेरा जो है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि कहती है या समझती है कि 18वीं तरमीम वो लेके आए थे और उसका वो क्रेडिट उनको जाता है, तो वो कैसे चाहेंगे कि ये चीज को दोबारा से कोई नया काम हो? नहीं, वो तो सूबा सिंध जो है ना बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट है। नहीं, सारे सूबे इंडिपेंडेंट, सारे सूबे इंडिपेंडेंट चले जाएंगे, तो फिर वो कैसे चाहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक? असल चीज है आपका वफाक कमजोर है। पार्टीज ने सबसे बड़ी गलती ये की। मलिक रियाज को पहले के इमरान खान क्या कहता था, मुझे आज तक याद है, 14 या 15 दिन हुए थे मलिक रियाज ने जब जाना शुरू किया बनीगाला में, तो मैं बनीगाला गया
तो वहाँ पे हमने डिस्कस, एक चीज़ हुई कि भाई काम ख़त्म हो गया। हमने पूछा क्या हुआ है, उन्हें कहा 15वां या 14वां दिन है मलिक रियाज डेली शाम को 5 साढ़े 5 पहुँच जाता है। और फिर क्या बात है, फिर अगले खबर तो आ गई ना जी, खबर ये तो है, ये ठीक बात, ठीक बात, सारों को नहीं, सारों वफाक कमजोर है सर। और बड़ी पार्टी से गलती क्या हुई, मुस्लिम लीग से भी, पीपल्स पार्टी से भी, अब वफाक तक महदूद पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी बनना चाहते ही कोई नहीं है। हम तो अगर आप ही के प्रोग्राम की वजह से मामला बना, आपका प्रोग्राम था, हाँ, हमें तो तहरीक इंसाफ से हमको छोड़ के तो नहीं गए थे, हमें तो निकाला गया था और आपका प्रोग्राम वजह बना था उसकी। अच्छा, तो अल्लाह उसको जन्नत अता करे। वो बच्ची आपके पास एक वो फौत हो गई। उसने एक सवाल किया और बड़ा सादा, किसी दिन अगले प्रोग्राम में वो मैं आपको क्लिप भेजता हूँ, वो चला दीजिएगा। अच्छा, बड़ा सिंपल सा एक चला दें भाई, चला दें। अगले प्रोग्राम में मैं आपको दूंगा, वो चला देंगे, आप ही के प्रोग्राम है। और वो फिर वायरल हुआ, और इतना वायरल हुआ कि ये पार्टी डर गई और इन्होंने, अब तक वो इतनी मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू थी, आप ही के प्रोग्राम की थी, सादा सा जवाब था, वो घंटे के बाद उस प्रोग्राम की वजह से हमें शो कॉज नोटिस दे के इन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो हम तो आपके प्रोग्राम के क्लिप की वजह से पार्टी से निकाल दिया। तहरीक इंसाफ का तो बिल्कुल खत्म हो गया मसला। मेरे एक दोस्त हैं, मैंने बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सुनाओ क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि काश हम वो बातें मान लेते जो आपने की थी, और ये हमारा साहब उस बात को तवज्जो देता जो अंदर है पार्टी। उससे कहा अब हम 10 तो गरेबान हैं, हमें तो ये नहीं समझ आती कि हम जाएं कहाँ। मैंने कहा यही मैं तुम तमाम भाइयों को कहता था। तो आदमी अपना इख्तिताम, अच्छा दूसरा देखें, वफाक की पार्टी बन गई थी, सबसे मजबूत पार्टी, प्रोविंसेस में आपकी गवर्नमेंट, जीबी में आपकी गवर्नमेंट, एक एक चीज को खुद आग लगाते गए, तोड़ते गए, बर्बाद करते गए। क्यों कमल दिलशाद साहब ये बातें सुन रहे हैं? जी हाँ, क्या तो सुन रहे, बातें आ रही है, समझ आ रही है। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा कमर दिलशाद साहब, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप आजकल बड़ी पेशन गोइयां कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, और ये 28वीं तरमीम की भी बात चल रही है, क्या बात है? जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 28वीं अमेंडमेंट लाजमी आ रही है। 28वीं अमेंडमेंट के रास्ते में जो भी सियासी कुव्वतों ने रुकावट डाली तो वो उनको रास्ता समझ में आ रही है कि वो रुकावट डालने वालों को खत्म किस तरह हैंडल करेंगे, उनको पता है। अच्छा, इसमें अगर देख बात है, जरदारी साहब ठीक है, बड़े मतबर सियासतदान है, अगर वो हालात को देख लें तो वो जमाना नहीं रहा कि जिसपे जरदारी साहब ने ये कहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम 3 साल के लिए आए हो, हम हमेशा के लिए आए हैं। अब वो जमाना गया, अब वो लफ्ज सुनने वाले जो है वो नहीं रहे, अब वो बैठे हुए हैं, लफ्ज कह के दिखाए ना कि हम 3 साल के लिए आए हैं। जिस वक्त फील्ड मार्शल साहब ने अपना काम करना है, अपना देखना है, तो बेचारे मोहसिन नकवी साहब उस पर आज कहेंगे जैसे कि फील्ड मार्शल साहब बात करेंगे। हाँ। उसमें सबसे वो तो बात यही है कि वो ठीक है, दोस्ती में है उनका। मोहसिन नकवी की खूबी ये है कि तमाम सियासी जमातों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो ठीक है, एक ऐसे एक मिनिस्टर को सबके साथ ताल्लुकात बना के रखने चाहिए। तो जरदारी साहब तो वैसे हर एक को बेटा बना देते हैं, उनकी आदत यही है कि जो भी उनको मिलता है मेरा बेटा है, ये उनकी आदत है, ये एक सिंधी अंदाज है उनका। अच्छा, वो दूसरा, मैं जितना जरदारी साहब बहुत जानता हूँ करीब से, मैं अच्छे वक्त में थे और बड़े मशावरत में थे हमारे साथ। मैं फेडरल सेक्रेटरी नहीं था तब भी मुझे कभी कभी वो इन्वाइट करते थे मशवरा के लिए। अब बात ही मानते हैं। मैंने कहा बाबर मान को हटा दें, आपकी गवर्नमेंट ठीक हो जाएगी। उस टाइम बाबर मान मिनिस्टर थे पार्लिमानी अफेयर के ला के, तो वो सलमान फारूक ने मेरी सपोर्ट की, क्योंकि आप ठीक कहते हो। तो ये सारी बातें सुनते थे उस जमाने में। अब ये आप हालात ये देखें कि ये इस वक्त ये 3-4 महकमे बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक महकमा सेहत, एजुकेशन, मादनियात, आबाई, जो माने वाटर पावर का जो एनर्जी है, तमाम डैम है, ये सारे महकमे वापस जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट को। ये BISP का क्या मसला है? तरमीम आ रही है, जो हमारे दोस्त जिक्र नहीं कर रहे उसका, वो तरमीम ही आ रही है कि आर्टिकल 232 से लेकर 235 तक, 234, उसमें यह है कि वफाक के पास इख्तियारात ही नहीं है
कि अगर कोई सूबा नाफरमानी करे तो गवर्नर नाफज कर दे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड डाल दिया रजा रब्बानी साहब ने कि कोई सूबा जो है जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना पास करे, फिर इसके बाद वो जाएगा कौमी असम्बली में, वहां पर ज्वाइंट सेशन में, तो तब जाके 2/3 मेजॉरिटी मिलने के बाद आप इमरजेंसी या गवर्नर लगा सकते हैं। उसमें तो हालात कितने खराब हो जाएंगे। इमरजेंसी तो फौरन लगती है ना ये, तो वो वापस लेके वो आर्टिकल 234, 35, 32 में तरमीम करके वो जा रही है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास कि आइंदा जब कोई मसला पैदा हो जाए तो वाकई हुकूमत रेफरेंस भेजेगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, वो फैसला करेगी गवर्नर नाफज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ी अहम तरमीम है फेडरेशन की मजबूती के लिए। अब फेडरेशन के पास कोई आर्टिकल नहीं है कि अगर कोई सुबह नाफरमानी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई केपीके के अंदर अगर तहरीके इंसाफ का कोई ऐसा मामला बनता है और गवर्नर राज लगाना पड़ जाए तो वफाक नहीं लगा सकता आजकल के हालात में, नहीं लगा सकते। मैंने बड़ी कोशिश की, आपको याद हो रहा है साहब, इन्होंने काफी हरकतें की थी कि गवर्नराज भी लगा रहे थे, फैसल कुंडे ने कई दफा मकसद है आप इस चीज का ये न्यायी साहब भी इस चीज के हामी हैं, आप ही इस चीज के हामी हैं कि 88वीं तरमीम होनी चाहिए, फेडरल मामलात तो जो सूबाई हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए, और जरदारी साहब अगर सेहत काम नहीं करती तो फील्ड मार्शल को रिक्वेस्ट होनी चाहिए। कि बात यह है अगर जरदारी साहब अपनी सेहत को देखें या अपना 18वीं अमेंडमेंट देखें, अगर वो इक़्तिदार छोड़ देते हैं, सदारत छोड़ देते हैं, तो फिर एक पोस्ट खाली होती है। इन हालात में जब पाकिस्तान चारों तरफ जंग के शोले भड़क रहे हैं, इसी वक्त भी ये हो कि ईरान की जंग छिड़ सकती है, अमेरिका भी, ट्रंप भी जो है बार बार धमकियां दे रहा है। तमाम जितनी अब आप ये देखिए न्यायी साहब कि आलमी ताकतें जो हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, अपने प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो सब के सब की निगाहें फील्ड मार्शल की तरफ है। वजीर आजम तो फील्ड मार्शल, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, सबकी निगाहें फील्ड मार्शल, पूरी दुनिया की फील्ड मार्शल के। ठीक, तो अभी आप देखें इतना बड़ा वाकया हुआ, 10 मई को उन्होंने मार के हक मनाया इस्लामाबाद के शक्करपुड़िया पर, तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डाइस पे खड़े कर कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान का जवाब दे दिया फील्ड मार्शल को। अब फील्ड मार्शल साहब के पास वो खाता है, मुझे नहीं पता वो क्या लिखा है उसके अंदर। अब ये देखेंगे, ये है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी औकात दिखा दी कि मेरी औकात ये है। तो अब तमाम दुनिया को देखते हुए अगर पोस्ट खाली हो जाती है तो ये महसूस करें कि इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग, हम परमानेंट नहीं कह रहे, फॉर द टाइम बीइंग 2 साल के लिए, 3 साल के लिए फील्ड मार्शल को अगर सदर एलिवेट कर दें तो फिर वो इसके बाद अपना आर्टिकल 41 के तहत इंतखाब होता रहे प्रेसिडेंट का। लेकिन फिलहाल 2-3 साल के लिए अबूरी तौर पर प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, पोस्ट अपग्रेड की जा सकती है। जैसे कि आप हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, आप ये बताइए कि आर्टिकल 243 में कहाँ जिक्र था फील्ड मार्शल का? वो वहां लिखा था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फुल स्टॉप, खत्म। अब उसके बाद उन्होंने फील्ड मार्शल का भी जिक्र किया और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स का भी जिक्र किया और ज्वाइंट जो स्टेट कमेटी की वो चेयरमैन की सीट अबॉलिश की। इस सारा आइन के 27वें अमेंडमेंट में ये सब जिक्र आ गया। तो अब 28वें अमेंडमेंट में नीचे आ जाएगा जिक्र प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द टाइम बीइंग 2 साल के 3 साल के लिए। तो इसमें क्या अर्ज है? अगर इन्होंने ना माने 2/3 मेजॉरिटी का कोई ड्रामा रचाया गया। अब हमें सुनने में ये आ रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी को रोकने के लिए बहुत से MNA जो है ना, ये सारे मुल्क हज के नाम से गैर मुल्क में जा रहे हैं ताकि 2/3 मेजॉरिटी इकट्ठी ना हो सके। ये भी सुनने में आ रहा है आज। लेकिन बहरहाल आर्मी हमारी देख रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है। तो फिर इसका तरीकाकार ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान की तरफ से रेफरेंस जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। इस तरह ये सूरत हाल हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो एलिवेट कर दें और फील्ड मार्शल को सदर बना दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग। तो वो हो सकता है जैसे कि हमारे नहीं, ये हो जाएगा, हो जाएगा और अल्लाह करे हो जाए। यूनिफॉर्म में सदर न्यायी साहब ने क्या ये हो गया ना, फिर हमारा पहले ना दोस्तों ने दवाई मांग ली ना आके बैठ के, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पर खुशकिस्मत है फील्ड मार्शल साहब के पूरा पैनल बैठे हुए हैं, वो फील्ड मार्शल की सपोर्ट कर रहे हैं। कितना अच्छा पैनल बैठा हुआ है आपके सामने। हाँ ठीक। अच्छा जावेद कुरैशी साहब है जनाब। ठीक, अच्छा जावेद कुरैशी साहब देखें न्यायी साहब कि यह पंजाब की वजीर आला को ज़ेब देता था कि वो अज़रबैजान जाए? क्या करे? इंडिया का कोई वजीर आला, क्या इंडिया का कोई वजीर आला को जाता है इधर दाएं में? कभी सुना है आपने? कभी प्राइम मिनिस्टर कभी कभी जाता है? यहाँ तो हर दफा कहीं उधर जा रही है। आप ये बताएं कि वजीर आला पंजाब का क्या काम था बाकू में जाने का, अज़रबैजान जाने का, तस्वीरें खिंचवाने का? क्या MO लेके गई है? वो किसके पास गई है? क्या वजारत खारजा का सेक्रेटरी साथ किया?
नहीं, वो तो 11 अरब का जो जहाज है वो तो सिंध ने लिया है, इसने लिया है। देखिए इख्तिलात की एंजॉय करने वाली बात है। क्या मामला हो रहा है? मुल्क के अंदर पेट्रोल की कह रहे हैं जी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, आपने कफायशारी करनी है, आपने दौरे नहीं करने, अच्छा नहीं जाना, घर पे काम करना है। अपना कंवर साहब ये एक सवाल यहाँ पे बनता है, देखें सूबा इस वक्त खुद मुख्तार है ना, तो वो अपना फाइनेंस इकट्ठा कर सकता है, जा सकता है, बाहर विजिट क्यों नहीं कर सकता? चीफ मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट ला सकता है। नहीं, बात तो हमने कर दी ना, बातों में निकल के बात बताई है ना कि जनाब पाकिस्तान के वजीर आला जो हैं वो इतने पावरफुल है कि इंडिया का तो कोई प्राइम मिनिस्टर भी इतना पावरफुल नहीं है। ये जब नहीं, ये आपने जो नई बात की है ये बहुत बड़ी बात की है, और आपको जो प्रोग्राम में जब भी आप बैठते हैं तो आप नई चीज़, नया रास्ता देते हैं, क्योंकि तजर्बाकार आदमी है और बहुत ज़्यादा तजर्बाकार आदमी है कि ये लोग MNA 2/3 मेजॉरिटी को कम करने के लिए काफ़ी सारे बाहर जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं और इधर उधर ही कामों के लिए जा रहे हैं। तो ये जो आपने बात की है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तबलीग करने जा रहा है। हाँ, ये सुना है, आज सुना है मैंने, ये सुना है कि ये ठीक बात है। ये मैंने परसों भी किसी प्रोग्राम में मुझे तो ये मैंने कहा कि ये जो है ना इस पे कंट्रोल होना चाहिए कि MNA के वीजे बजट तक रोक देने चाहिए। ठीक। अच्छा नहीं, अगर ये चीज है ऑन ग्राउंड ऐसी हो रही है अभी कब ये लानी है? बहरहाल हम इस हक में है कि अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। कैसे लाते हैं, कब है, आई डोंट नो, लेकिन होनी चाहिए अमेंडमेंट्स। आप लाएं, ठीक। आप और हम ऑलरेडी लेट हैं। अच्छा नहीं सर, एक और चीज़ थी इसमें जो मैं जिक्र करना कि नए सूबे बनने चाहिए, तो वो कोई दोस्त आपके भी सेंट्रली कंट्रोल हो जाए ना, तो बहुत सारे हैं जो नए सूबों की आपने तो बहुत बात की है, आर्टिकल्स में लिखे हैं, लेकिन सेंट्रली कंट्रोल जो है ना हो जाए ना, सेंट्रली कंट्रोल हो जाए कि ये जो सर आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स की बात करें, लोकल गवर्नमेंट। अच्छा सर, आखिर में जावेद कुरैशी साहब की तरफ आते हैं, को साथ मिलाएं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के, इस तरफ बढ़ेंगे तो मुल्क बचता है। बिजली सस्ती करने की बात करें, ऑयल सस्ती, तब इन्वेस्टमेंट। ऑयल तो खैर सस्ता होना नहीं है, हो सकता है सर। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, आखिर में आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि NFC का जो मामला इस वक्त है वफाक का, मतलब इससे लोड कब होगा वफाक पे या ज़्यादा 28वीं तरमीम में? जी मेरे ओपिनियन में 28वीं तरमीम और NFC अवार्ड में बहुत कनेक्शन है, बहुत कोरिलेशन है। अभी का जो NFC अवार्ड है वो बिल्कुल अनवर्केबल है। जिस तरीके से ये हो रहा है, सेंटर को बहुत तकलीफ हो रही है। सेंटर को जी 2.5 रुपए जमा करने पड़ते हैं 1 रुपए खर्च करने के लिए, और प्रोविंसेस में पैसे दे दिए हैं, पैसे वो जो मर्जी करें। जो आपके गेस्ट ने बात की वो बिल्कुल सही बात है, उधर कोई उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि जी मुल्क के बुरे हालात हैं फाइनेंसेस के, आप टैक्स ब्रेक्स, टैक्स कट दे नहीं सकते, महंगी बिजली है, आप 50% पॉवर्टी लाइन है, और प्रोविंसेस जो है वो पैसे स्पेंड कर रहे हैं। और जो उन्होंने पैसे स्पेंड किए जी, अनफॉर्चुनेटली उनका कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उससे उन्होंने पैसे ठीक से खर्च किए हैं या उससे सोशल इंडिकेटर्स अच्छे हो गए। तो आई थिंक NFC अवार्ड जो है ये आई थिंक रीडू हो रहा है, और इसमें जो प्रोविंसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो आई थिंक 28th अमेंडमेंट के थ्रू वो भी थोड़ी सी जो है कटेल होगी। तो आई थिंक ये भी ड्राइव कर रही है जी। इट्स नॉट जस्ट सम ऑफ द इश्यूज के आपके लोगों ने जो कहा, बट ये फाइनेंस और अकाउंटिंग इश्यूज से भी ड्राइव हो रही है। क्योंकि आज वो जब अपने पैसे देखते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि जी ये पैसे जाते कहाँ हैं, और उनके पास इतनी कोई गुंजाइश नहीं रही। आपके मेंबर्स ने ये भी बात बिल्कुल सही की, गेस्ट ने, कि पॉलिटिकल सिचुएशन, मिलिट्री सिचुएशन बहुत खतरनाक है। बस आखिर में ये बता दीजिए कि ये मरियम नवाज साहिबा पे जिस तरह से अभी क्रिटिसिज्म एक किया है कंवर साहब ने कि जी बाहर वो क्यों गई, तो क्या वो एज ए चीफ मिनिस्टर खुद तो ला सकती है ना इन्वेस्टमेंट अपने सूबे के? वैसे पंजाब में फिर भी कोई डेवलपमेंट हुई है, फॉरेन FDI जी वो देखें जी, वो काम अच्छा कर रही हैं ना, मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूं, लेकिन प्रिंसिपल की बात है काम उन्होंने करती है, काम करती है। एग्जैक्टली कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? आपके 55 मिनिस्टर भी तो फिर है ना, फिर मिनिस्टर कम कर दें।
चलो अगर वो Thank you, investment thank you. जावेद कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कमर साहब कुछ शुक्रिया, खुरम साहब शुक्रिया, सदाकत नईम साहब बहुत बहुत थैंक यू जी। नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर, प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याज़ी के साथ में खुदा हाफिज़।